दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। इससे पहले मैं फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, और हमने डिस्कस किया था कि नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग या फिर पर्पस ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये तीनों एक ही चीज़ होता है जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे, हमारे यूट्यूब चैनल पे इरिगेशन इंजीनियरिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपसे गाइस, जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपका डेली सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आज हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बोर्ड पे कि हम बात करेंगे आज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि एडवांटेज ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग, क्या क्या फ़ायदा होता है इरिगेशन इंजीनियरिंग से, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम बात कर लेते हैं कि एडवांटेज मतलब होता है फ़ायदा। तो सबसे पहला फ़ायदा इरिगेशन से होता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन, प्रोटेक्शन क्या होता है? बचाव। और फेमाइन क्या होता है? तो बहुत बच्चे सुने भी होंगे, फेमाइन मतलब होता है अकाल, सूखा या फिर भूखमरी। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन, अकाल से बचाना, इरिगेशन क्या करता है? भूखमरी से हमें बचाता है। आप सुने होंगे बहुत बार कि किसी साल बारिश बहुत ही कम होता है, और जब बारिश अगर कम होता है तो उसके वजह से क्या होता है? फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है, और जब फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और जब फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर हम सभी के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा, जिसके वजह से भूखमरी आ सकता है। और बहुत बार आया हुआ है, पहले पिछले सालों में बहुत बार आया हुआ है। तो यही होता है इरिगेशन, सबसे पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इरिगेशन हमें बचाता है भूखमरी से। तो चलिए सबसे पहला डिस्कस कर लेते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन। फेमाइन का मतलब है अकाल, सूखा या फिर आप बोल सकते हैं भूखमरी। तो द फूड प्रोडक्शन ऑफ कंट्री कैन बी इम्प्रूव्ड बाय बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो जो कंट्री का, जो हम देश में रहते हैं, उसका फूड प्रोडक्शन अगर हमें बेटर करना है, अच्छी तरह से इम्प्रूव करना है, तो हमें क्या करना होगा? फसल को बेटर ग्रोथ देना होगा, अच्छी तरह से ग्रोथ कराना होगा फसल को। जब फसल जब अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा तो हम सभी के पास पर्याप्त मात्रा में फूड अवेलेबल होगा। तो यही चीज़ होता है, द फूड प्रोडक्शन ऑफ कंट्री कैन बी इम्प्रूव्ड बाय बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स बाय गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़। और ये फूड प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा? तो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा बाय बेटर या फिर बाय गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़। अगर हमारे पास या हमारे किसान भाइयों सबके पास अगर इरिगेशन का फैसिलिटीज़ अगर गुड होगा, अच्छा अवेलेबल होगा, तो क्या होगा? फसल को अच्छी तरह से पानी दे सकेंगे, और जब अच्छी तरह से पानी देंगे तो फिर फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो यही चीज़ है। और सेकेंड हम बात कर लेते हैं इसी टॉपिक में, इरिगेशन हेल्प्स अ कंट्री टू प्रिवेंट फ्रॉम फेमाइन सिचुएशन। इरिगेशन क्या करता है? कंट्री को, देश को अकाल सिचुएशन जैसे भूखमरी जैसे सिचुएशन से बचाता है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेकंड हम बात कर लेते हैं, सेकंड इसका एडवांटेज क्या होता है? तो सेकंड एडवांटेज होता है प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस ऑफ फार्मर। तो प्रोस्पेरिटी या फिर हैप्पीनेस, आप इस वर्ड से वाकिफ़ होंगे या बहुत बच्चे जानते होंगे। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है खुशी, मतलब खुशहाली। तो ये कहने का मतलब है प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस और फार्मर, हैप्पीनेस ऑफ फार्मर, किसानों के लिए ये खुशखबरी होता है, खुशहाली का माहौल होता है। और ये खुशहाली का माहौल कौन देता है? तो इरिगेशन देता है, इरिगेशन फैसिलिटी देता है। तो चलिए इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल, जब किसान के पास वाटर जब पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होगा, उनके पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद होगा, द फार्मर्स कैन ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स इन अ ईयर ऑन द सेम लैंड। जब किसान के पास पर्याप्त मात्रा में इरिगेशन फैसिलिटीज़ होगा तो क्या करेंगे? वो एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसल को
ग्रोथ करा सकती हैं ऑन द सेम लैंड, एक ही लैंड पे, एक ही ज़मीन पे एक साल में 2 या 2 फसल को उपजा सकते हैं, मतलब फसल को लगा सकते हैं। सो डैट, इस कारण से, इसीलिए फार्मर्स कैन अर्न मोर मनी एंड इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड। और जब कोई भी किसान एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसल ग्रोथ कराएगा तो उससे क्या होगा, उनसे किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर पाएंगे, कमा पाएंगे और अपना लिविंग स्टाइल, अपना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर सकेंगे। तो यही था हमारा दूसरा पॉइंट, प्रोस्पेरिटी फार्म या फिर हैप्पीनेस ऑफ फार्मर्स। अब थर्ड हम देख लेते हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। डोमेस्टिक आपको पता है कि जो डोमेस्टिक घर होता है वहाँ भी हम वाटर सप्लाई होता है, या फिर इंडस्ट्री में भी कभी कभी वाटर सप्लाई होता है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं द कैनाल और रिजर्वायर। ये कैनाल और रिजर्वायर क्या होता है, जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है फॉर द इरीगेशन, कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। जो हम कैनाल या फिर रिजर्वायर जो वाटर स्टोर करती हैं उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई में। जैसे कि आप लोग मुंबई में क्या होता है या फिर दिल्ली में क्या होता है कि कहीं से नदी के पानी या फिर कहीं स्टोर होता है, वही पानी को ट्रांसफ़र सप्लाई किया जाता है डोर बाई डोर, और उस पानी को फिल्टर करके हम डोमेस्टिक यूज़ में लाते हैं। तो जहाँ पे पानी का कमी होता है वहाँ पे हम नदी या फिर कहीं भी एक स्टोर होता है पानी का, वहाँ से हम पानी को सप्लाई करते हैं डोर बाई डोर, और उस पानी को फिल्टर करके हम अपने डोमेस्टिक कामों में यूज़ करते हैं। तो समटाइम्स इरिगेशन रिजर्वायर also सप्लाई वाटर टू नियरली रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल होता है गांव या फिर शहरी एरिया में। तो आप कभी कभी सुनते हैं कि हम इरिगेशन को सेटअप करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े डैम हम बनाते हैं या फिर रिजर्वायर बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसका यूज़ हो सके। अगर फ्यूचर में, अगर भविष्य में अगर बारिश नहीं होता है तो इरिगेशन जो फसल को पानी दिलाएगा, जो पहले से स्टोर है हमारे पास रिजर्वायर या फिर डैम में, वहाँ से हम पानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इरिगेशन में, अगर बारिश का पानी अच्छी तरह से नहीं होता है। लेकिन अगर बारिश अच्छी तरह से हो रहा है और हमारे पास रिजर्वायर में या फिर डैम में पानी ऑलरेडी स्टोर है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो पानी स्टोर है उस स्टोर पानी को हम सप्लाई कर देते हैं डोमेस्टिक यूज़ में, या फिर हम इंडस्ट्री में भी उस पानी को यूज़ के लिए सप्लाई कर देते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। फोर्थ हम देख लेते हैं जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जनरल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो हमारा रोजगार होता है कंट्री का, ये इरिगेशन पे डिपेंड होता है। इरिगेशन पे कैसे डिपेंड होता है, अगर इरिगेशन आप अच्छी तरह से, अगर इरिगेशन का फैसिलिटी हमारे पास अच्छी तरह से अवेलेबल होगा तो हम फसल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करा पाएंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करा पाएंगे फसल को तो हमारा फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जब फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मार्केट में फूड का स्टोरेज होगा, और जब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में फूड का स्टोरेज होगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से अर्निंग भी हो सकता है। तो यही होता है जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इरिगेशन इज़ द जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है इरिगेशन का कि ये जनरल डेवलपमेंट, ये देश को प्रगति पे लाता है। इरिगेशन कैसे लाता है तो देख लेते हैं। एज बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ द प्रोफेशन फॉर मेनी विलेजेस पीपुल। क्योंकि जो एग्रीकल्चर होता है, जो खेती होता है, खेती करना, वो गांव के मैक्सिमम पीपल डिपेंड होते हैं फसल उगाने में, मतलब एग्रीकल्चर करने में, खेती करने में गांव के मैक्सिमम पीपल एग्रीकल्चर पे या फिर खेती पे डिपेंड होते हैं। तो जब खेती पे डिपेंड होंगे, जब फसल पे डिपेंड होंगे, तो उन्हें अच्छे से अच्छी इरिगेशन का ज़रूरत पड़ेगा, और जब इरिगेशन फैसिलिटी जब अच्छे से उनके पास अवेलेबल होगा तो फसल अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो यही चीज़ है। अब देख लीजिए पंजाब में मैक्सिमम पीपल वहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। बहुत मैक्सिमम पीपल वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री को इम्प्रूव करता है। तो यही चीज़ हो गया फोर्थ हमारा। और फिफ्थ की बात कर ले तो जनरेशन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है कि हम प्रोडक्शन करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को। कहाँ से? तो जो वाटर हम स्टोर किए हैं इरिगेशन करने के लिए उस जगह से। अब ये कंडीशन कब अप्लाई होता है तो चलिए इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं।
आप सुने होंगे कि किसी पानी को स्टोर किया जाता है, जो कि हम अभी डिस्कस किए हैं, पानी को हम स्टोर करते हैं डैम या रिजर्वायर में फॉर द फ्यूचर यूज़। अगर फ्यूचर में बारिश नहीं होता है, अच्छी तरह से बारिश नहीं होगा, तो जो हम स्टोर किए हैं, जो हम जमा किए हैं पानी को, उसको हम यूज़ कर लेते हैं कहाँ पे, फसल को, फ्यूचर में। लेकिन अगर बारिश अच्छी तरह से हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में बारिश हो रहा है और हम ऑलरेडी पहले से स्टोर कर चुके हैं डैम या रिजर्वायर में, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो डैम होते हैं, बड़े बड़े डैम्स होते हैं या फिर रिजर्वायर्स होते हैं, उसको हम यूज़ में कर लेते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन करने के लिए या फिर जनरेट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। इन सम रिवर वैली प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज रिजर्वायर्स आर फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग हाई डैम्स where hydroelectric power is generated along with irrigation system। इरिगेशन सिस्टम के साथ साथ हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक का प्रोड्यूस भी हम कर सकते हैं या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक को जनरेट भी कर सकते हैं। हाइड्रो मतलब क्या हुआ, हाइड्रो मतलब वाटर, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, मतलब पानी से बिजली का प्रोडक्शन करना। और लास्ट हम देख लेते हैं 6 प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुका था कि ये कैश क्रॉप होता क्या है। कैश क्रॉप को बोला जाता है नकदी फसल। और कुछ सम कैश क्रॉप्स, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो कैश क्रॉप होती हैं उनको ग्रोथ करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, उन्हें ग्रोथ होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर चाहिए। और ये कैश क्रॉप होता क्या है, तो कैश क्रॉप होता है नकदी फसल। जैसे कैश क्रॉप की बात कर ले तो कैश क्रॉप में होता है हमारा शुगर केन, जैसे गन्ना का खेती होता है, या फिर कॉटन बोल सकते हैं, रुई, इंडिगो का खेती होता है और टोबैको का खेती होता है। तो ये सब क्या होता है, कैश क्रॉप। और जब ये प्रोडक्शन करते हैं, जब इसका हम ग्रोथ करते हैं, तो इसमें हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए फॉर देयर ग्रोथ। इसीलिए अगर कैश क्रॉप को अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हमें अच्छी तरह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कैश क्रॉप। और लास्ट में हम देख लेते हैं 7th पॉइंट, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, अगर इरिगेशन अगर हमारे पास अच्छी तरह से फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगा तो हम इरिगेशन की मदद से फूड प्रोडक्शन में हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम फूड प्रोडक्शन को डेवलप कर सकते हैं या फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छा होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल को पानी दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फसल को पानी देंगे तो अच्छी तरह से फसल हमारा ग्रोथ करेगा। और जब फसल हमारा ग्रोथ करेगा तो हमारा फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा, और जब फूड प्रोडक्शन अच्छा होगा तो हमारा जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में इंप्रूव होगा। तो ये तो था हमारा लेक्चर एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। अब हम बात कर लेंगे इसका डिसएडवांटेज क्या क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक चीज़ का जिसका भी एडवांटेज होता है, जिसका भी फ़ायदा होता है, उसी चीज़ का सेम चीज़ का नुकसान भी होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। और आपके सिलेबस में लिखा होता है, सिलेबस में लिखा हुआ है कि व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इल इफेक्ट्स होता है आपका डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज मतलब होता है व्हाट आर द नुकसान, क्या क्या नुकसान होता है इरिगेशन का। तो चलिए 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि डैम्पनेस इन सराउंडिंग। ये डैम्पनेस क्या होता है, तो डैम्पनेस आपका वर्ड बना है डैम्प से, और ये डैम्प का मतलब होता है नमी, मॉइस्चर। और सराउंडिंग आप लोगों को पता ही है कि हमारे चारों तरफ, तो इरिगेशन वाटर की वजह से हमारे चारों तरफ नमी का ज़्यादा प्रेजेंस हो जाता है, नमी ज़्यादा मौजूद हो जाता है ड्यू टू इरिगेशन वाटर। आप लोगों को पता है कि इरिगेशन वाटर करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, अगर ज़्यादा एरिया को अगर हमें इरिगेट करना है, अगर उसमें सिंचाई करना है, तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अगर हाई अमाउंट ऑफ वाटर हम प्रोवाइड करेंगे अगर क्रॉप्स में, तो उसके वजह से क्या होगा, हमारे सराउंडिंग्स में मॉइस्चर का अवेलेबल होगा या फिर नमी इंक्रीज कर जाएगा, उसी को बोला जाता है डैम्पनेस। तो इट लोअर्स द टेम्परेचर्स, क्या करता है हमारा इरिगेशन, टेम्परेचर्स को कम करता है। एंड मेक्स द इन्वायरमेंट डैम्प, और हमारे इन्वायरमेंट को डैम्प बनाता है, मतलब नमी बनाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इरिगेशन वाटर। और ये
किस लिए होता है? तो इरिगेशन वाटर के प्रेजेंस की वजह से होता है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इरिगेशन का नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, डैम्पनेस इन सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों तरफ नमी का पैदा हो जाना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट, रेजिंग इन वाटर टेबल। अब देखते होंगे कि जहाँ पे जिस फसल में, जिस एरिया में हम फसल करते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, अगर उस क्रॉप में अगर हमें इरिगेशन करना है, पानी देना है, उसमें सिंचाई करना है, तो जैसे हम पानी देते हैं तो अगर ज़्यादा अमाउंट में पानी अगर वहाँ पे इरिगेट कर देते हैं तो क्या होता है, पानी लीक करने लगता है, मतलब सीपेज करने लगता है। और जैसे जैसे ये सीपेज करके अगल बगल के एरिया में चला जाता है पानी, जिसके वजह से हमारे अगल बगल के एरिया में क्या होता है, वाटर टेबल का इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू सीपेज ऑफ इरिगेशन वाटर इन क्रॉप्स। जो हम इरिगेट करती हैं पानी, जो हम पानी देते हैं फसल को, अगर ज़्यादा अमाउंट में पानी दे दिए तो क्या होगा, सीपेज करके अगल बगल एरिया में, हमारे आसपास के एरिया में पानी सीपेज करके चला जाता है, जिसके वजह से अगल बगल के एरिया का वाटर टेबल इंक्रीज कर जाता है। तो ये भी आ जाता है हमारा डिसएडवांटेज में। और थर्ड हम बात कर लेते हैं, स्टोरेज वाटर मेक्स द प्लेस फॉर ब्रीड ऑफ मस्क्यूटोज। ब्रीड क्या होता है, भोजन, मतलब खाना, मतलब रहने का जगह, ब्रीड ऑफ मस्क्यूटोज। अब देखते होंगे कि जहाँ पे पानी जम जाता है, जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है लंबे समय तक, वहाँ पे क्या होता है, मच्छर का पैदा होने लगता है, मच्छर का इंक्रीजमेंट हो जाता है, मच्छर वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे रहने लगते हैं। तो ये जब मच्छर जो होते हैं, मॉस्क्यूटोज जो होते हैं, अगर ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे होंगे तो उस एरिया को अफेक्ट करेगा। और जब मच्छर जब उस एरिया के चारों तरफ जब इधर उधर घूमेगा तो उसके वजह से क्या होगा, हमारे बहुत ही सारे डिजीज़ जैसे कि डेंगू होता है, मलेरिया होता है, ऐसे बीमारी का ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो यही होता है हमारा, स्टोरेज वाटर मेक्स द प्लेसेस फॉर ब्रीड ऑफ मॉस्क्यूटोज एंड मेनी अदर इंसेक्ट विच कॉजेज डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया etc। तो समझ ही गए होंगे कि पानी का स्टोरेज जहाँ पे करती हैं, और पानी के जब ज़्यादा समय के लिए जब पानी एक जगह पे स्टोर हो जाएगा तो उसके वजह से बहुत सारे इंसेक्ट या फिर मच्छर जो मॉस्क्यूटोज होते हैं वहाँ पे पैदा होने लगते हैं, वहाँ पे इंक्रीज़ होने लगते हैं। और जैसे कि वहाँ पे इंक्रीज़ होगा तो अगल बगल के एरिया पे अफेक्ट करेगा, और जैसे ही अफेक्ट करेगा, जिसको जिसको मच्छर काटेगा वहाँ पे बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारी बीमारी वहाँ पे इंक्रीज़ होंगे, जैसे कि डेंगू होते हैं, टाइफाइड होते हैं या फिर मलेरिया होते हैं। तो ये भी हमारा एक डिसएडवांटेज है पानी इरिगेट करने का। अगर पानी को स्टोर कर रहे हैं तो ये भी हमारा डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन में आता है। अगला देख लेते हैं, एक्सेस वाटर एल्सो अफेक्ट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को प्रॉपर अमाउंट में अगर हम देते हैं तो वो हमें, हमारे लिए फ़ायदा है। अगर उसी तरह अगर हम पानी को, अगर फसल को, अगर क्रॉप को हम प्रॉपर अमाउंट में अगर हम पानी देंगे तो क्या होगा, अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर उसी जगह हम ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा पानी फसल को दे देंगे, क्रॉप को दे देंगे, तो वो भी हमारे लिए नुकसान होगा। तो ये हम ध्यान रखना है कि अगर हमें इरिगेशन करना है तो हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी प्रोवाइड करना है, सप्लाई करना है टू द क्रॉप्स फॉर द बेटर ग्रोथ। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में पानी प्रोवाइड कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, तो ये भी हमारे लिए नुकसान होगा, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन पे अफेक्ट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ, और ये पांचवा डिसएडवांटेज है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट इज़ वेरी हाई सो डेट फार्मर्स हैव टू पे मोर टैक्स। जैसे कि अगर हमें इरिगेशन करना है बहुत ही बड़े एरिया में, अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं, अगर हम कल्टीवेट कर रहे हैं, अगर हम खेती कर रहे हैं बहुत ही बड़े एरिया में, तो हमें वहाँ पे इरिगेशन वहाँ पे सेटअप करना होगा। वहाँ पे पानी को स्टोर करने के लिए हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम कल से पानी, बाल्टी में पानी भर के हम फूड को, हम क्रॉप्स को हम पानी दे इरिगेट करने के लिए, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। इसीलिए अगर हमें ज़्यादा एरिया में अगर खेती करना है तो उसके लिए हमें उसके अगल बगल में जहाँ पे खेती करना है उसके आसपास में एक हम इरिगेशन प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर कर सकें। और अगर हमें ज़रूरत होगा, जब भी ज़रूरत होगा फसल को पानी का, तो वहाँ से हम पानी को सप्लाई कर सकें। तो यही होता है हमारा इनिशियल कॉस्ट, मतलब स्टार्टिंग कॉस्ट। जब हम इरिगेशन प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं तो स्टार्टिंग कॉस्ट बहुत ही हाई होता है, सभी फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि छोटे छोटे एरिया में अगर इरिगेशन करना होता है तो हम दमकल का इस्तेमाल करते हैं। अगर वही बड़े एरिया में अगर हमें इरिगेशन करना होगा तो हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट सेटअप करना होगा, जिसका कॉस्ट बहुत ही हाई होता है, इनिशियल कॉस्ट, स्टार्टिंग कॉस्ट।
इसीलिए फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा अगर इनिशियल सेटअप करते हैं इरिगेशन का, तो ये भी हमारा डिसएडवांटेज हो जाता है। और फाइनली लास्ट हम देख लेते हैं, अंडर इरिगेशन कैनाल सिस्टम मेक्स द वैल्यूएबल कॉस्ट ऑफ लैंड लो। इसको हम डिस्कस में बात कर लेते हैं डिटेल में कि ये क्या कहना चाहता है। अगर हमारे पास कहीं पे इरिगेशन प्रोजेक्ट सेटअप है तो उसके अगल बगल का जो लैंड होता है, जो ज़मीन होता है, उसका कॉस्ट को लो कर देता है, कम कर देता है। ऐसा क्यों? अगर आपके अगल बगल में पानी का स्टोरेज है ज़्यादा अमाउंट में, तो क्या उसके अगल बगल में आप रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या पता कब बारिश ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा अमाउंट में बारिश हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पानी स्टोर किया है वहाँ से हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा, और ओवरफ्लो आने के बाद आप सुने हैं कि बाढ़ आ जाता है आसपास में। तो ये इरिगेशन सिस्टम जहाँ पे हम सेटअप करते हैं उसके अगल बगल के जितना भी लैंड होता है उसका कॉस्ट बहुत ही कम कर देता है, और बहुत लोग वहाँ पे ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी हमारा एक तरह से डिसएडवांटेज हो गया। तो आज के लेक्चर में हम बात किए कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। और वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा यूनिट फर्स्ट से। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, अगले लेक्चर में। तब तक थैंक यू गाइस।